न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम पिछले काफी दिनों से लगातार पाकिस्तान के जो सियासी संकट है उस पर आपको जानकारी दे रहे हैं। पाकिस्तान के मेहमानों से, हिंदुस्तान के मेहमानों से और हमारे रिपोर्टर से आपको मुलाकात करा रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत के लिए आज बेहद अहम दिन है, ऐतिहासिक दिन है। आज वो दिन है जो तय करेगा कि पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल कैसा होगा। आज का दिन ये भी तय करेगा कि वजीर आजम, प्रधानमंत्री इमरान पाकिस्तान में क्या सिर्फ आज भर के मेहमान हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आज इमरान खान को वोट का परीक्षण करना है, बहुमत को साबित करना है। पाकिस्तानी संसद में, नेशनल असेंबली जिसे कहते हैं, आज वहां फ्लोर टेस्ट होने वाला है और माना जा रहा है कि पाकिस्तान में इमरान के पास नेशनल असेंबली में बहुमत का आंकड़ा नहीं है। इमरान खान 342 सीटों वाली नेशनल असेंबली में बहुमत के जादुई आंकड़े से कोसों दूर हैं। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि पाकिस्तान में बतौर प्रधानमंत्री इमरान की आज की आखिरी पारी है। आप समझते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते जिस तरह से चलते हैं उसमें पाकिस्तान का सियासी संकट भी भारत पर असर डालता है, हिंदुस्तान पर असर डालता है। हालांकि हमारा एक लंबा अनुभव है जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान में कोई भी लीड करे, कोई भी प्रधानमंत्री बने या फौज वहां पर रहे, वो भारत के साथ रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश नहीं करती। लेकिन फिर भी अगर हमारे पड़ोस में कुछ उथल पुथल है, सियासी हलचल है, सड़कों पर लोगों को उतरने की अपील अगर प्रधानमंत्री कर रहे हैं और अगर वहां के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि विदेशी ताकतों ने मेरी सरकार को गिराने की साजिश रची, तो इंडिया की नजर पाकिस्तान की हलचल पर बनना लाजमी है। इसलिए पाकिस्तानी संसद यानी कि नेशनल असेंबली में जो कुछ होगा वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कोशिश हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खबरें यहां तक आई कि नेशनल असेंबली में पत्रकारों को जाने तक की इजाजत नहीं दी गई। तो क्या नेशनल असेंबली में कुछ ऐसा होने वाला है जो नहीं दिखाना चाहता है पाकिस्तान, या पाकिस्तान की इस वक्त की मौजूदा सरकार या फिर इमरान खान नहीं दिखाना चाहते हैं? इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बड़ी खबर है। विपक्ष ने 174 सांसदों के समर्थन की लिस्ट जारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 174 सांसदों के समर्थन की लिस्ट जारी की है विपक्ष ने। इसका मतलब यह है कि इमरान चंद मिनटों के मेहमान है प्रधानमंत्री के तौर पर। 172 सांसदों के समर्थन की बात विपक्ष की तरफ से कही जा रही है, लेकिन जब वोटिंग होगी तो क्या 2-4 सांसद ही अगर इधर उधर हो गए तो मामला पलट सकता है। कांटे का मुकाबला यहां पर दिखाई दे रहा है। कुंदन, 174 की लिस्ट विपक्ष ने जारी की हो, लेकिन पाकिस्तान के बारे में जानते हैं हम कि वो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी जैसा देश नहीं है। वहां फौज तय करेगी कि किसके साथ कितना समर्थन है और क्या इमरान खान का आज के दिन का मेहमान है। सिर्फ इमरान खान आज प्रधानमंत्री रहेंगे, क्या वो बहुमत का जो आंकड़ा है उसे पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बहुमत का सामना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इसमें सिर्फ पॉलिटिकल आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें महत्वपूर्ण ये भी है कि पाकिस्तान की फौज क्या सोच रही है। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि मुल्क में, दुनिया में हर मुल्क के पास एक फौज है, पाकिस्तान अकेला ऐसा मुल्क है जहां फौज के पास देश है। तो इसलिए पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सरगर्मियां चल रही हैं, गहमा गहमी चल रही है, उसमें फौज की भूमिका क्या होती है, फौज कैसे तय करता है, वो सारा है। लेकिन दिखावे के लिए भी नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा हो रही है, उसकी वोटिंग होने वाली है और उस वोटिंग में तय होगा कि इमरान खान रहेंगे या जाएंगे। और उसके बाद एक नया खेल शुरू होगा कि फिर कौन जो है यहाँ मुखिया बनेगा, कौन प्रधान बनेगा, कौन पाकिस्तान की कमान संभालेगा। बिल्कुल, तो हम लिस्ट भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो सांसदों की लिस्ट सौंपी जा रही है और जो सांसदों का समर्थन है विपक्ष के पास, उसे दिखाने की कोशिश यहां पर इस में की गई है। अपोजिशन की जो पावर है, जो संख्या बल है, उसे दिखाने की कोशिश की गई है। और 174 नीचे, शायद वो लाइन आपको ना दिख रही हो क्योंकि टिकर चल रहा है, तो 174 का आंकड़ा वहां पर दिखाई दे रहा है। 174 नीचे आप देखेंगे, कुल आंकड़ा जो 174, विपक्ष को चाहिए 172। इमरान खान को कुर्सी से हटाने के लिए 172 समर्थन की जरूरत है, 172 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। 174 विपक्ष जो है ये सांसदों की संख्या बता रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नेशनल असेंबली में कुछ देर में वोटिंग होगी और वोटिंग से पहले यह समर्थन का जो आंकड़ा है वो विपक्ष दिखाने की कोशिश कर रहा है।
लगातार लग रहा है कि पाकिस्तान में इमरान खान का जो समर्थन है वो कम होता जा रहा है और विदेश की साजिश की वो भले ही बात करें, लेकिन मुश्किल ये इसलिए आई है क्योंकि उनके दोस्तों ने उनका साथ छोड़ दिया है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम के लिए। मेजर जनरल रिटायर्ड JKS परिहार साहब हमारे साथ हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। शकीला जलील वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इस्लामाबाद से वो हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रोफेसर मिर्जा असमर बेग विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अजय कौल साहब UNI के एडिटर इन चीफ वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले हम चलते हैं इस्लामाबाद। मैडम, आपको क्या लग रहा है, क्या होने वाला है इस्लामाबाद में? जो हालात अभी चल रहे हैं उसके मुताबिक तो ऐसे लग रहा है कि जैसे इमरान खान बस थोड़ी देर के मेहमान हैं, क्योंकि ऑपोजिशन की जो नंबर्स गेम है वो तकरीबन जो है ना वो मुकम्मल हो चुकी है और वो ले चुके हैं। मतलब जो उनके वो लग रहा है कि वो बहुत जल्द जो है ना वो कामयाबी को छू लेंगे और इमरान खान साहब को सीट से हटाने में कामयाब हो जाएंगे। जी, तो क्या आपको लग रहा है ये सिर्फ सियासी संकट है या फौज ने तय कर लिया है कि अब इमरान साहब के दिन पूरे हो गए हैं? नहीं, जाहिर है वो एक सियासी जो है वो हलचल है, उसमें आर्मी का कोई रोल नहीं है। आर्मी का रोल सिर्फ इतना है कि जाहिर है वो अमन अमान की एक सूरत हाल को मद्देनजर रखें कि कहीं पे भी कोई ऐसे हालात ना हो जाएं जिससे जो है ना वो मुल्क में कोई बहरान आए, या कहीं पे जो है ना वो सियासी जमातें हैं या उनके जो लोग हैं, उनको जो पीछे चलने वाले हैं, वो कहीं आपस में कोई मतभेद ना हो जाए, कोई अमन अमान को खतरा ना हो। बाकी ये सारे सियासी ही जो है ना वो मामला चल रहे हैं और वो नजर भी आ रहे हैं। जी, लेकिन जैसे इमरान साहब ने कहा कि जनता को, आवाम को, कि वो सड़कों पर उतर आए, तो क्या चाहते हैं? जब संसद में, नेशनल असेंबली में डिबेट हो रही है, वोटिंग होने वाली है, तो वहां तय होगा या सड़कों पर तय होगा पाकिस्तान का फैसला, पाकिस्तान की किस्मत का फैसला? शकीला जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शकीला जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि इमरान साहब ने कहा है कि आवाम को, पाकिस्तान के आवाम को, कि वो सड़कों पर उतर आए, तो ये फैसला सड़कों पर होगा कि पाकिस्तान का मुखिया कौन रहेगा, प्रधान कौन रहेगा, या नेशनल असेंबली तय करेगी? नहीं, नेशनल असेंबली को ही तय करना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो है ना वो अरकान असेंबली जो है ना वो आज वोटिंग के जरिए ये फैसला करेंगे कि जी कौन होगा। और उसमें जो हालात नजर आ रहे हैं वो जाहिर है ऑपोजिशन की कामयाबी की है, लेकिन दूसरी तरफ इशू आ रहा है कि इमरान खान साहब जो अभी इस्तीफों का भी एक मामला चल रहा है कि हो सकता है कि जो है ना गिनती से पहले ही, मतलब वोटिंग से पहले ही वो कोई इस्तीफों वाले मामला, क्योंकि कल उन्होंने ठीक है। तो शकीला जलील, आप कह रही हैं इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता देते हैं। अविश्वास प्रस्ताव से पहले इमरान खान ने हार मान ली है, फिलहाल ये जानकारी मिल रही है। अविश्वास प्रस्ताव से दूर रहेंगे इमरान खान, जियो न्यूज ने ये कहा है। हालांकि इमरान खान की मौजूदगी नेशनल असेंबली में बहुत मायने नहीं रखती है, क्योंकि विपक्ष को 172 सांसदों को वहां पर सामने रखना और वोटिंग करानी है, लेकिन इसे इमरान खान के हार मानने के तौर पर दिखाया जा रहा है। जियो न्यूज की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इमरान खान ने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही हार मान ली है और नेशनल असेंबली से दूर रहेंगे इमरान खान। फिलहाल यह जानकारी मिल रही है जियो न्यूज के हवाले से, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल पिछले 3-4 दिन से जो हलचल पाकिस्तान में है उसके आधार पर कहा जा रहा है कि इमरान खान को भी पता है कि उनके पास बहुमत नहीं है, इसलिए बहुत अजीबोगरीब बातें वो कर रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि जनता सड़कों पर उतरे, इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए, फैसला तो नेशनल असेंबली में होना है, फिर जनता से क्यों कहा जा रहा है कि आप सड़कों पर उतरिए। तो अविश्वास प्रस्ताव से दूर रहेंगे इमरान खान, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शकीला जलील जी, क्या इसे माना जाए कि इमरान खान को पता है कि वो नहीं जीत रहे हैं, लेकिन फिर भी वोटिंग के जो पैटर्न और वहां जो तरीका है अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग का, वो हमारे दर्शकों को समझा दीजिए, फिर इस चर्चा को आगे करेंगे। यहां पर क्या विपक्ष को 172 सांसदों का समर्थन संसद में दिखाना है? यकीनन जो इमरान खान ने अभी जो तरीकाकार तय किया है या जो फैसला किया है कि जी आवाम को कहा सड़कों पे आ जाए, वो चाहे गलत है। उन्हें हिकमत अमली से चलना चाहिए, सियासी तौर पर उन्हें देखना चाहिए कि अगर वो कहीं पे लूज कर रहे हैं, पार्लियामेंट में उनकी स्ट्रेंथ नहीं रही, अक्सरियत हो चुके हैं, तो उन्हें उसको तस्लीम करना चाहिए बनिस्बत इसके कि वो आवाम को ये कहें या अपने कारकुनों को कहें कि वो सड़कों पे आ जाए। तो इससे जो है ना वो अमन की सूरत खराब हो सकती है। तो लेकिन ये कि अपोजिशन एक तरफ पुराज़म भी है और अपोजिशन के भी अरकान वहाँ पे आना शुरू हो गए हैं, और प्राप्त थोड़ी देर में अभी आप देखेंगे कि वोटिंग का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। और अगर वोटिंग का वो सिलसिले से पहले अगर ये इस्तीफों की तरफ जाते हैं तो फिर अदम एतमाद की बजाय वो एक इस्तीफों वाला मामला शुरू हो जाते हैं, तो फिर भी
वो लेकिन ये कि फिर भी अक्सरियत हो चुके हैं इमरान खान साहब, जी। दूसरी सूरत में भी उन्हें इक़्तिदार छोड़ना पड़े। लेकिन शकीला जी, दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो इमरान साहब ने पहले एक बड़ी रैली की इस्लामाबाद में और उसमें जनता को, आवाम को संबोधित किया और एड्रेस किया और कहा कि किस तरह से लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। फिर दूसरा, उन्होंने एड्रेस टू नेशन किया पाकिस्तान को। और आज जो जियो न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है कि वो अविश्वास प्रस्ताव से दूर रहेंगे, तो क्या नहीं लगता आपको कि यदि वो हार पर थे तो उन्हें इस्तीफा पहले ही दे देना चाहिए था? वैसे भी शायद वो मजबूत अफाक के मालिक हैं, क्रिकेट खेलते रहे हैं, उन्हें लगता है कि आखिरी बहुत तक चीजों को चलाना चाहिए। लेकिन सियासत में थोड़ा सा जो है ना वो तब्दीली होती है, डिफरेंट होता है क्रिकेट से, कि आपने पार्लियामेंट के जो है ना वो असूल देखने होते हैं, पार्लियामेंट का एहतराम करना होता है। वहाँ पे अगर आपके अरकान आपको तस्लीम नहीं करते तो आप पीछे इस्तीफा देते हैं, आप इस्तीफे की तरफ चले जाएं, आप नए इलेक्शन की तरफ चले जाएं, बनिस्बत इसके कि कहीं ना कहीं सूरत हाल जो है ना वो मुल्क की खराबी की तरफ जाए और आप कहीं जो है ना वो जमहूरियत को डिरेल करने की जो है ना उसमें अपना कोई रोल प्ले करें। तो मेरे ख्याल में इमरान खान को अगर अदम एतमाद की तरीका सामना नहीं करना था तो वो पहले ही इस्तीफे की तरफ चले जाते। बस अब वो दोबारा से उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने अरकान असेंबली से, अपने जो पार्टी के लोग हैं, उन्हें कहा है कि आप इस्तीफे जमा करवा दें ताकि अदम एतमाद की तहरीक को जो है ना वो हम रोक सकें। लेकिन अदम एतमाद की तहरीक को अभी चंद मिनट में शुरू होना। जी, हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार प्रोफेसर मिर्जा बेग साहब भी जुड़े हुए हैं। बेग साहब, आप इस पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस को किस तरह से देख रहे हैं और इसका हिंदुस्तान से किस तरह से हम जोड़कर देखेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो पॉलिटिकल क्राइसिस पाकिस्तान में नजर आ रहा है, ये इसका कुछ पॉजिटिव एंगल भी है। पॉजिटिव एंगल इस हिसाब से है कि पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री को देखें तो पाकिस्तान में अगर आज नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, जिसकी पॉसिबिलिटी है, और पावर का चेंज ओवर हो जाएगा, तो इतना पीसफुल चेंज ओवर ऑफ पावर पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ है जी। तो उस हिसाब से आप देखें तो पाकिस्तानी डेमोक्रेसी, जो कुछ भी वह डेमोक्रेसी है, जो उसका इंटरमिटेंट फेजेस आए हैं, कंटिन्यूसली तो डेमोक्रेसी नहीं रही, तो उस हिसाब से एक पॉजिटिव चीज भी होगी कि अगर पीसफुल पावर का ट्रांसफर हो जाए। दूसरी एक चीज इंपॉर्टेंट जो अभी आपने सवाल पूछा था कि कई बार इमरान खान ने कई रैलीज की अभी कुछ रिसेंट पास्ट में, और उनका कोई मतलब भी समझ में नहीं आ रहा था, सिवाय इसके कि वो पीपल से, लोगों से कनेक्ट होना चाह रहे थे। तो मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान ने जो सारी रैलीज अभी कई की हैं और लोगों से, चाहे उन्होंने कहा हो सड़कों पर उतर आओ या जो कुछ भी कहा हो, कुछ चीजें ऐसे भी आदमी कह देता है रिटोरिक में, लेकिन मेरे ख्याल से उसका मेन मकसद है कि इमरान खान ये तैयारी कर रहे हैं अपनी अगली इनिंग की। उनको समझ में आ गया था कुछ दिन पहले ही कि वो पावर से हटने वाले हैं और दूसरे लोग पावर में आ जाएंगे, लेकिन वो चाह रहे हैं कि लोगों से जो हमारा कनेक्ट है वो बना रहे, और लोग, हमने जो कुछ भी किया है उनकी समझ से उन्होंने अच्छा किया है, तो आगे आने वाले वक्त में जब अगली बार इलेक्शंस हो या उनको मतलब पॉलिटिकल एरिना में वो आए एज ए कैंडिडेट, तो लोग उसको याद रखें और उसका फायदा उन्हें बाद में जी। तो मेरी समझ से ये इमरान खान की कुछ गेम प्लान है जो मेरी समझ में आया। शकीला जी, मैं आपके पास आऊंगा कि पाकिस्तानी अगली इनिंग का क्या होगा, लेकिन हमारे साथ मेजर जनरल परिहार साहब भी जुड़े हुए हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। हिंदुस्तान में बड़ा नाम है मेजर जनरल JKS परिहार साहब का। परिहार साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? जैसे बेग साहब ने कहा कि एक पीसफुल ट्रांजिशन हो रहा है, तो ये पीसफुल ट्रांजिशन हिंदुस्तान के लिए पीसफुल रहेगा? देखिए, बेग साहब की एक बात से मैं सहमत हूँ कि पाकिस्तान में कभी इस तरह का हुआ नहीं। ठीक है, परिहार साहब, मैं रोक रहे हैं कि बड़ी खबर बता देते हैं, फिर विजय जी के सवाल का जवाब आप दीजिएगा। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद का बयान आ रहा है, वोटिंग में हारे तो गिरफ्तार होंगे इमरान खान। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, वोटिंग में अगर हार गए इमरान खान, जिसकी गुंजाइश ज्यादा है, तो गृह मंत्री कह रहे हैं कि इमरान खान गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। शेख रशीद ने क्या कहा है, आइए हम आपको सुनाते हैं। मैं समझता हूँ जमहूरियत जो है वो तमाशबीनों के चंगल में फंस गई है और जमहूरियत शदीद ख़तरात में दाखिल हो चुकी है। तशवीशनाक हैं हालात, बड़े गंभीर हालात हैं, बड़े ही परेशान कुन हालात हैं। एक ही तरीका है कि कौम इलेक्शन में चली जाए और ये लड़ाई झगड़े होंगे, लोग गिरफ्तार होंगे। ये जब इमरान खान निकलेगा तो उसको ये गिरफ्तार करेंगे और इमरान खान पाकिस्तान के बड़े बड़े जलसे करेगा। परिहार साहब, अभी आप सुन रहे हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है यदि वो हार जाएं, तो ये पीसफुल ट्रांजिशन कहीं और गड़बड़ ना कर दे। आप किस तरह से देख रहे हैं इसको?
प्रस्ताव पे अगर बात होती है तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की तरफ जाने का एक पॉइंट नजर आता है। मगर अल्टीमेटली जो है सारा कुछ गेम प्लान तो बाजवा साहब ही कर रहे हैं, उनके हिसाब से ही चल रहा है। इमरान खान को भेजना उन्होंने डिसाइड किया, तो इमरान खान जाएंगे जब। रहा सवाल ये है कि अगली गवर्नमेंट कितने दिन चलेगी और इलेक्शन होगा। तो मैं बेग साहब से सहमत हूँ कि इमरान खान अपनी सेकेंड इनिंग की तैयारी कर रहे हैं। अब शेख रशीद साहब जो होम मिनिस्टर हैं वो इमरान खान की गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर हैं, पर वो एक अलायंस पार्टनर है, तो कोई वंडर नहीं है कि वो खुद जो है प्राइम मिनिस्टर के लिए जोर लगाएंगे। जैसे ये और जो फॉरेन मिनिस्टर उनके महमूद शाह कुरैशी वो भी इसमें लगे हुए हैं, और हो सकता है टाइम भी नवाज साहब के भाई जो है वो बने, पर बाद में जो है इलेक्शन के जल्दी इलेक्शन हो और उसके बाद में आर्मी जो है उनको हटा के इन दोनों में से किसी एक को बना दे। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान अनरेस्ट की तरफ जा रहा है, और ऐसा पाकिस्तान में चाहे इमरान हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे कुरैशी हो, चाहे शेख रशीद हो, सत्ता तो आर्मी के हाथ में है। तो भारत के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस में कोई फर्क नहीं आएगा। पाकिस्तान की आर्मी वो हरकतें कश्मीर में करती रहेगी, तो टेररिस्ट फंडिंग और दूसरे एक्टिविटीज मैं नहीं समझता हूँ कि वो कुछ उसमें चेंज आने वाली। बिल्कुल ठीक है, परिवार साहब बने रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता देते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले बड़ी हलचल है। पाकिस्तान के पंजाब में नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। उमर सरफराज चीमा को नया गवर्नर बनाया गया है। आज ही सुबह पंजाब के गवर्नर को हटाया गया था और नए गवर्नर ने पंजाब प्रांत के नियुक्त किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उमर सरफराज चीमा को बनाया गया है पंजाब प्रांत का नया गवर्नर। जी, उमर सरफराज को बनाया गया। तब लगातार पॉलिटिकल डेवलपमेंट पाकिस्तान में चल रहे हैं। शकीला जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस्लामाबाद से। शकीला जी, कहा जा रहा है कि ये इमरान खान साहब जो क्रिकेटर भी रहे हैं और पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, उनका लास्ट ओवर है। आजकल आईपीएल का ज़माना चल रहा है, T20 का ज़माना चल रहा है। इस लास्ट ओवर के बाद सेकेंड इनिंग की कैप्टनसी कौन करेगा, कौन बनेगा कप्तान? जो चांसेस नजर आ रहे हैं अपोजिशन की कामयाबी के बाद वो शहबाज शरीफ के हैं कि शहबाज शरीफ जो है ना वो बतौर वज़ीर आज़म जो है ना वो संभालेंगे। तो इसी तरह आप देख रहे हैं कि पंजाब में भी तब्दीली आ रही है। पंजाब में भी जो है वो वोटिंग होती है, तो फिर हमजा शहबाज के आने के चांसेस जो है वो ज्यादा लगते हैं। जी, ये मैसेज भी है शायद कि पंजाब के गवर्नर बदलने का मतलब ही है कि सत्ता बदल रही है पाकिस्तान में। आप ऐसा समझती हैं? जी बिल्कुल, जो है ना वो काफी हद तक जी बिल्कुल तब्दीली जाहिर है वो एक नजर आ रही है कि जब इख्तियार चीजें एक पार्टी चाहती है तो दूसरी पार्टी अपने हिसाब से अपने बंदों को एडजस्ट करती है जो उनको लगता है कि बेहतर जो है वो अभी तक तो इमरान खान ही प्रधानमंत्री अभी तक ऑफिशियली तौर पर, तो ये गवर्नर को बदलने का फैसला किसका रहा होगा? शकीला जलील से। असल में पार्टी के अंदर भी जो होते हैं अभी तक जो है वो परवेज इलाही साहब जो है ना उनका नाम जब लिया गया वजीर आला पंजाब के लिए, तो जो सरवर साहब के साथ जो है ना उनके चूंकि पहले भी माजी में थोड़े इख्तलाफात रहे हैं, उसकी वजह से उन्हें लगा कि कहीं ये जो है ना इंफ्लुएंस ना हो परवेज इलाही के खिलाफ, कहीं अपना बंदा इस्तेमाल हो, इस वजह से थोड़ा सा उसको तब्दील करने का जो है ना वो फैसला लिया गया। लेकिन मैं ये साथ ये भी कहूंगी कि इमरान खान साहब की हुकूमत को एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने लोगों में सियासी शऊर दिया, उन्हें बताया, वोट की ताकत का बताया, उन्हें जो है वो मुख्तलिफ मसाइल से आगाही दी। अब आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में प्रॉपर तौर पर ये चीजें डिस्कस हो रही होती हैं, आम पब्लिक भी कर रही होती है, सियासी जो है ना वो शऊर बहुत डेवलप हुआ है, लोगों में भी, सियासी जमातों में भी मजीद। और ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि जब आप जो है वो सियासत को प्रॉपर जो है ना वो समझना शुरू हो और अवाम भी उसमें जो है ना वो अपना एक रोल प्ले करना शुरू करे। जी, पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार आलिया जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आलिया जी, ऐसा देखा है मैंने पिछले दिनों पाकिस्तान की जो हिस्ट्री देख रहा था, पढ़ रहा था, मैं परवेज मुशर्रफ साहब के साथ भी मुलाकात रही थी, नवाज शरीफ साहब के साथ भी। पाकिस्तान में जब भी सत्ता बदलती है, परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, तो जो मुखिया है, जो प्रधान है, जो वजीर आजम है, उसको पाकिस्तान में रहने की जगह भी नहीं मिलती है। तो क्या आप समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कोई नया जो ठिकाना है वो ढूंढ लिया है, या आप उन्हें इजाज़त देंगे कि वो इस्लामाबाद में बने रहें? जी थैंक यू सो मच फॉर बात होता तो इसी तरीके से है कि पाकिस्तान में जब भी तब्दीली आती है तो ये देखते हैं
गिरफ्तारियों का सिलसिला होता है, जेलों में डाला जाता है। तो उसकी बड़ी वजह ये होती है कि ऐसे केसेस बहुत सारे निकलते हैं कि जो आती है वो ये समझती है कि इन्होंने करप्शन और ये कुछ हुआ है तो अब अगर हम पास्ट की बात करें तब भी होता है, लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो क्या इस मर्तबा अगर गवर्नमेंट चेंज होती है ऐसा होगा तो ऐसा तो शायद बहुत बहुत ज्यादा होगा। तो ये है कि अगर आप ये रिसेंट पास्ट में जाएं, 5 तो इसी बेस पर हुई तो उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे जी। और जो तहरीके इंसाफ यानी कि पीटीआई है जो इस वक्त मौजूदा प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इमरान खान ने जी। एक भरपूर लंबी कैंपेन चलाई थी नवाज शरीफ के खिलाफ उनको ये साबित करने के लिए कि उनके ऊपर ये केसेस हैं। तो इस वक्त का तो मामला मैं ये समझती हूँ कि शायद पास्ट के जितनी गवर्नमेंट्स थी उनसे कहीं ज्यादा अग्रेसिव मामला है, उनसे कहीं ज्यादा शायद गिरफ्तारियां भी ज्यादा हों और इस मर्तबा तो इमरान खान के लिए ये पहली दफा होगा क्योंकि इमरान खान बहुत पुराने जिन्होंने आज से पहले ना तो जेल की शक्ल देखी है, यानी ना तो उन्हें इस किस्म की कोई मुश्किलात का सामना रहा है। उनकी अभी आप स्ट्रगल अगर देख लें तो उसमें इस तरह का उनका कोई नजर नहीं आता। तो वही हुकूमत अगर वापस आती है जिसको इमरान खान ने गिराया जी। और इमरान खान जिस हुकूमत को जिस नवाज शरीफ को नाअहल करवा के उनको बाहर भिजवा के उससे पहले उनको जेल भिजवा के उसके बाद वो वजीर आजम बने, तो आप क्या समझते? आलिया जी मैं ये जानना चाहता हूँ, शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जैसे ही वोटिंग होगी और इमरान खान हार जाएंगे तो उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, ऐसा लगता है आपको? और अगर होगी तो किन चार्जेस में गिरफ्तारी होगी? अच्छा नहीं, मुझे ऐसा नहीं हो जाएगी और उसको नहीं होगी, लेकिन ऐसा होगा और इसके ऊपर जो चार्जेस उनके ऊपर आ रहे हैं वो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसके ऊपर जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं, जैसे कि फॉरेन फंडिंग का मामला वो अदालत में, कुछ और मामला भी हैं। लेकिन इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत से ऐसे जो कि अपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने काफी ऐसे मामला हैं जिसमें करप्शन देखने को मिल रही है। पंजाब की जो हुकूमत है और जो उन्होंने अपने वजीर आला उस्मान बुज़दार लगाए हुए थे, तो यहाँ पर पंजाब में जो है वो भी कहा जा रहा है कि वजीर आला ने जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने भी काफी करप्शन किए। तो केसेस तो हमें बहुत सारे सामने आएंगे, वो जब अब वो बताएंगे सामने तो पता चलेगा कि वो कौन कौन सा केस निकाल रहे हैं। जी शकीला जी, मुझे एक घटना याद आ रही है कि जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे और कूप हुआ था परवेज मुशर्रफ साहब ने, तो परवेज मुशर्रफ साहब का हवाई जहाज इस्लामाबाद के ऊपर उड़ रहा था रावलपिंडी पर, और नवाज शरीफ साहब की सरकार ने उसे उतरने नहीं दिया था। वो 150 से ज़्यादा पैसेंजर्स के साथ वहाँ पर उड़ रहे थे और जो फ्यूल था वो ख़त्म होने वाला था, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिली और फिर उनको कहा गया कि हिंदुस्तान में वो अपना जहाज़ जो है वो उतार लें, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं हिंदुस्तान में नहीं उतारूंगा और फाइनली वो पाकिस्तान में उतरे और उसके बाद कू हो गई। तो क्या नवाज शरीफ साहब का हवाई जहाज़ अब इस्लामाबाद पे उड़ने वाला है? देखिए साहब जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान के तरह के हम देखते हैं कि वाकयात होते रहे और हमारी हिस्ट्री ऐसी है, इन वाकयात से भरी पड़ी है। क्योंकि पाकिस्तान में आप अगर देखें तो जो पूरी हिस्ट्री है वो फौजी डिक्टेटर्स या जो डिक्टेटरशिप्स हैं 3 से 4 मरतबा इस तरह की हुकूमतें आती रही हैं जिसमें कू हुआ है। अभी इस वक्त अगर आप ये बात करें कू की या इस तरह की कोई सिचुएशन की, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि इतने ज्यादा चांस उसका नहीं। हम ये भी नहीं कह सकते आप उसको बिल्कुल आउट ऑफ ऑप्शन कर दें, क्योंकि जब हालात खराब होते हैं, अगर तो आज के रोज गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा प्लान बनाया जाता है कि इसमें ये पता चलता है कि बहुत ज्यादा दंगा फसाद होता है या इस तरह की कोई सिचुएशन नजर आती है, तो फिर तो हर कोई ये कहता हुआ नजर आता है कि कहीं इमरजेंसी ना लग जाए, कहीं क्यों ना हो जाए। लेकिन एज सच इस वक्त ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। जहां तक आपने नवाज शरीफ के जहाज की बात की, तो मेरा ये ख्याल है कि अगर अपोजिशन आज जीत जाती है तो फिर कोई ईद के आसपास उनका जहाज जो है वो उड़ता हुआ आएगा और वो यहाँ पर लैंड करेंगे। जी, ईद की मिठाई नवाज शरीफ साहब खाएंगे पाकिस्तान में, ऐसा आलिया जी कह रही हैं। हमारे साथ अजय कौल साहब जुड़ गए हैं जो हिंदुस्तान की एक मशहूर और पुरानी न्यूज एजेंसी UNI के एडिटर इन चीफ हैं। अजय कौल साहब कश्मीर और पाकिस्तान मामलों के जानकार हैं। कौल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता अलग अलग तरीकों से जुड़ता रहा है, आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत को? पहले पाकिस्तान की सियासत जो अभी हो रहा है ये कोई नई बात नहीं है, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। जैसे अभी पाकिस्तान से भी अभी हमारे गेस्ट कह रहे थे जी,
कि वहां पे हमेशा आर्मी का ही रूल रहा है, तो चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, थ्रू प्रॉक्सी हो। जैसे अभी इमरान खान साहब को भी पपेट या सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ही कहते थे जी। अब इन सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को भी इनको 5 साल कंप्लीट नहीं करने दे रहे हैं आर्मी। बाजवा साहब, पता नहीं जनरल बाजवा साहब जी को आई थिंक लास्ट जो ISI चीफ के आई थिंक उससे अपॉइंटमेंट करनी थी जनरल फैज के ऊपर, जो झगड़ा हो गया था लास्ट अक्टूबर में। आई थिंक उसके बाद ही ये सब तनातनी आ गई और ये सिचुएशन आ गई। बट जैसे आप कू की बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था आप कू की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से कू की अब देखो पाकिस्तान आर्मी इवॉल्व हो गई है जी। अब ये इनको पता है कि जैसे अभी इतना इवॉल्व हो गई कि अभी डेमोक्रेटिकली थ्रू असेंबली, नेशनल असेंबली प्राइम मिनिस्टर को कैसे हटाना है, ये अब पता इतने इवॉल्व हो गए, इतने रिफाइन हो गए, तो आगे आने की जरूरत नहीं है, पीछे से आप एक्ट कर सकते हो। अब जो कहते हैं ना पुल द स्ट्रिंग्स, तो वो पुल द स्ट्रिंग्स हो रहा है पीछे से, तो आप उसको गिरा देंगे आराम से, ऐसे कोई बात नहीं होगी। तो हालांकि क्वेश्चन मार्क हमने लगाया है इस स्ट्रिंग में कि इमरान खान के आउट होने वाले हैं, लेकिन लगभग ये तय है कि वो आउट हो गए। थर्ड एम्पायर देख रहा है वो स्क्रीन पर, वो रन आउट हो गए एक तरीके से। ये लगभग तय है, सिर्फ आउट लिखा आना बाकी है, औपचारिकताएं बाकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, पाकिस्तानी नेशनल असेंबली की कार्यवाही में देरी हो रही है। पाक संसद में इमरान के चैम्बर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पाकिस्तानी नेशनल असेंबली में कार्यवाही शुरू होने में थोड़ी देर हो रही है। इन सब के बीच खबर यह है कि जो चैम्बर है प्रधानमंत्री का, उस पे सुरक्षा, उसके इर्द गिर्द सुरक्षा बढ़ाई गई है। पाक संसद में इमरान के चैम्बर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वैसे पूरे शहर में 8 से 10 हजार सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, इसके मद्देनजर कि इमरान खान ने कहा था कि जनता जो है वो सड़कों पर उतरे। तो आज पाकिस्तान के लिए बड़ा दिन है। आज इमरान सरकार के खिलाफ नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। कुछ देर के बाद वोटिंग होगी। हालांकि वोटिंग से ठीक पहले इमरान ने देश को संबोधित करते हुए एक बार फिर इमोशनल कार्ड खेल दिया। इमरान ने लोगों से कहा कि किसी अन्य देश में ऐसा होता नहीं है, और अगर होता है तो लोग सड़कों पर उतरते हैं। इसलिए देश के हित के लिए मैं आप सबसे अपने जमीन की खातिर सड़कों पर आने के लिए कह रहा हूं कि एक कौम तब तबाह होती है जब अच्छे और बुरे की तमीज खत्म कर देती है। वो खत्म कब करती है? कि जब वो न्यूट्रल हो जाती है, फैसला ही नहीं करती। जब देख रही है कि एक तरफ मुल्क के ऊपर कितनी बड़ी साजिश है, और साबित हो गया साजिश कि बकरों की तरह नीलामी हो रही है सियासतदानों की जो मुल्क की लीडरशिप है, और उनको खरीदा जा रहा है एक गवर्नमेंट को गिराने के लिए। बाहर की साजिश, बाहर से साजिश शुरू हुई। यहां मीर जाफर और मीर सादिक बैठे हुए हैं सौदा करने के लिए, अपने जाती मफादात के लिए, उनके साथ मिलकर और गवर्नमेंट गिराएं। आपको फैसला करना है, जो भी आप समझते हैं अच्छाई किधर है, बुराई किधर है, आपको फैसला करना है। लेकिन आप चुप करके अगर बैठेंगे, आप बुराई का साथ देंगे। मैं ये चाहता हूं कि आप सब एहतजाज करें, आप सब अपनी आवाज़ बुलंद करें। ये जो साजिश हो रही है मेरे लिए नहीं, अपने मुस्तकबिल के लिए। अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो ये क्या होगा? इसका मतलब कि किसी बाहर की कुव्वत को अगर मुल्क की लीडरशिप नहीं पसंद, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं पसंद, तो क्या वो 15-20 अरब रुपया खर्च करके गवर्नमेंट करा देगा? अभी हम सुन रहे थे पाकिस्तान के वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब पॉलिटिशियन भी हैं और क्रिकेटर भी हैं। क्रिकेटर और पॉलिटिशियन दोनों की खासियत होती है कि वो लास्ट ओवर तक, लास्ट बॉल तक खेलते हैं, मैच का नतीजा कोई भी हो। और पॉलिटिशियंस की खासियत होती है, जो लीडर की खासियत होती है, वो ये है कि जब वो खुद संकट में है तो आवाम को कहे कि ये मसला आवाम का है, मुल्क का है, आपको उसके लिए खड़ा होना है। कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं है, मुल्क महत्वपूर्ण है। और यही बात कहती है पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने आवाम से कि ये आपके मुस्तकबिल की बात है, पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान को जिंदा रखना है, पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। पाकिस्तान को मजबूत बनाने का मतलब इमरान खान समझते हैं कि वही पाकिस्तान है। लेकिन अब जनता को तय करना है, और वहाँ जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं नेशनल असेंबली में, वो तय करेंगे कि पाकिस्तान की
सत्ता किसके हाथ में हो। हमारे साथ जो मेहमान हैं वो भी जुड़े हुए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है, वो बता देते हैं दर्शकों को। पाकिस्तानी संसद में घंटी बजना शुरू हो गया है। मीडिया को संसद से बाहर जाने को कह दिया गया है, तो मीडिया को अलग रखा जा रहा है। पाकिस्तानी संसद से यानी कि नेशनल असेंबली से मीडिया को दूर रखा जा रहा है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, ये बड़ा सवाल है। आलिया जी, इस सवाल का जवाब दे सकती हैं आप? एक खबर भी आई, फैसल करीम टुंडी जो है उन्होंने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इनका जो प्लान है वो ये है कि ये सुबह जो मीडिया है उसको नहीं कवर करने देंगे, और जब मीडिया कवर नहीं करेगा तो वहां पर इनके जो प्लान्स हैं कि ये सुनने में आया था कि इन्होंने वहां पर ऑपोजिशन के मेंबर्स जो है उनके ऊपर हमला करना है, और इस तरीके से एक मैस क्रिएट किया जाएगा कि वहां पर जो वोटिंग है उसको डिले किया जाए, और इसके अलावा ऐसा भी किया जाए कुछ कि ये सिस्टम जो है ना चल सके, यानी आज वोटिंग पूरे तरीके से ना हो सके, या उसके अंदर कुछ रेक किया जा सके उसको। तो ये रात से ही चल रहा है, ऐसा किया जाएगा, उसको कंडेम किया जा रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये कर रहे हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा। ना सिर्फ ये कि मीडिया के लिए, प्राइवेट मीडिया की तरफ से, बल्कि पूरी आवाम, इस वक्त पब्लिक जो है वो पूरी रात सोई नहीं आज पाकिस्तान में, और जो है वो सब लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये इजलास शुरू होगा और उन्हें पता चलेगा कि आज के दिन किसको जीत मिलती है, किसको शिकस्त होती है। और अगर आप पब्लिक को इस चीज से पीछे कर देंगे और उनसे कहेंगे कि नहीं हम आपसे छुपा के करें, तो देखिए ये तो एक डिक्टेटरशिप में ऐसा होता है। जमहूरी हुकूमत में मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वैसी कोशिश की जा रही है तो ये हुकूमत के लिए कोई इतना अच्छा साइन नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जी, मिर्जा असमर बेग साहब के पास आऊं उससे पहले शकीला जी एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहता हूं। अभी हमारे एक दोस्त अजय कौल साहब कह रहे थे कि जो स्ट्रिंग्स हैं वो आर्मी ने रिफाइन तरीके से अब पीछे से की है, नेशनल असेंबली के बहाने से की है। हिंदुस्तान की एक बहुत मशहूर फिल्म रही, बॉक्स ऑफिस पर हिट रही फिल्म थी आनंद। उसके सुपरस्टार थे राजेश खन्ना, आप लोगों ने भी नाम सुना होगा। उसमें एक डायलॉग होता है, राजेश खन्ना कहते हैं कि हम सब तो इस रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं और हम सब की जो डोर है वो ऊपर वाले के हाथ में है, वो तय करेगा कि कौन आएगा कौन जाएगा। ये पाकिस्तान में जो ऊपर वाला है वो बाजवा साहब हैं क्या? नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती, और ना ही जो भी बात की गई थी कि ये तरीकाकार अपनाया गया है और वो आर्मी पीछे है, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं ये समझती हूँ कि ये जमहूरियत का हुस्न है कि तमाम सियासी पार्टियां जो है ना वो इस वक्त एक्टिव है, वो अपना अपना जो है ना वो जोर लगा लिए पार्लियामेंट के अंदर, अपने जो है ना वो मेंबरान असेंबली को मोटिवेट कर रही हैं। और देखें, जमहूरियत का ये हुस्न होता है कि तमाम सियासी पार्टियां जो है ना वो अपने पते शो करती हैं, कार्ड खेलती हैं। इमरान खान साहब को लगता है कि अगर वो इक़्तिदार में रहेंगे तो वो शायद अवाम के लिए बेहतर है। जो अपोजिशन में फैक्टिव है उनको लगता है कि हम हुकूमत में हैं तो हम अवाम की बेहतरी के लिए काम करेंगे। तो इसका मतलब है कि ताकत का जो सरचश्मा है वो अवाम है, और इस वक्त जो तब्दीली जो पार्लियामेंट के अंदर आनी है वो मेंबरान असेंबली हैं जिन्होंने अपने वोट के जरिए जो है ना वो हुकूमत तब्दील करनी है। तो इसलिए ये तो एक जमहूरियत की जो है ना वो खूबसूरती है कि तमाम सियासी पार्टियां जो है ना उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। तो इसको अगर किसी और जगह जोड़ना चाहे तो वो आप जोड़ सकते हैं, लेकिन रियलिटी जो है वो यही है कि मेंबरान असेंबली जो है ना अपने वोटिंग के जो है अपने पार्लियामेंट में अपना नुमाइंदा मुंतखब करने जा रहे हैं। ठीक है, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, फिर चर्चा को जारी रखेंगे। थोड़ी देर में देश को संबोधित कर सकते हैं इमरान खान, एक बार फिर देश को संबोधित कर सकते हैं इमरान खान। संसद के बाहर पीटीआई के 3 नेता गिरफ्तार भी किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, संसद से खबर आ रही है, संसद के बाहर पीटीआई के 3 नेता गिरफ्तार किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फ्लोर टेस्ट होना है कुछ देर में। खबर यह है कि पीटीआई के 20 से 22 सांसद जो हैं नेशनल असेंबली में पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या ये वो सांसद हैं जो विपक्ष के साथ मौजूद हैं, वो सांसद हैं, या फिर वाकई पीटीआई के साथ ये इंटैक्ट सांसद हैं, वो सांसद हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि संसद के बाहर पीटीआई के 3 नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, ये हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर में फ्लोर टेस्ट होगा, और खबर यह भी है कि पाकिस्तान की जनता को, आवाम को एक बार फिर से संबोधित कर सकते हैं इमरान खान। थोड़ी देर में उनका संबोधन हो सकता है।
पाकिस्तान में इमरान की सरकार को जाना तय माना जा रहा है। थोड़ी देर में पाकिस्तानी सांसद वोटिंग होने वाली है, पाकिस्तान की संसद में वोटिंग होने वाली है। मेरे सहयोगी रवि श्रॉफ ने पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह से बात की। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का पाकिस्तान से बड़ा रिश्ता रहा है, वो वहाँ हाई कमिश्नर भी रहे हैं। हमने उनसे जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान में होने वाली उथल पुथल का भारत पर क्या असर पड़ेगा। उन्होंने क्या कहा, ये आप सुनिए। पड़ोसी मुल्क है सर पाकिस्तान, वहाँ भी स्थितियाँ सामान्य नहीं चल रही है, कैसे आप देख रहे हैं? अब उनकी असेंबली की मीटिंग हो रही है, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब हार जाएंगे, मगर वो अभी आया है कि साहब उनको अगर वो उनकी सरकार हटा दी गई तो शायद उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। अगर गिरफ्तार कर लिया तो बड़ी हिमाकत होगी, बलवा हो जाएगा। हालांकि इमरान खान की तरफ से भी कहा गया था कि युवा जो है सड़क पर आ जाएं, प्रदर्शन करें, आवाज उठाएं। करेंगे जो वहाँ NWF का पठान है वो तो ऐसे खामोश तो बैठेगा नहीं वो, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि उसको जेल बंद कर देंगे, और अगर बंद कर दिया जेल में तो और हंगामा होगा। पाकिस्तान को लेकर इन परिस्थितियों में भारत को क्या कदम उठाना चाहिए, क्या करने की आवश्यकता है? नहीं, बिल्कुल उनका अंदरूनी मामला है। अब अगर वहाँ बहुत ही डिस्टर्बेंस हो या फौज वगैरह आ जाए तो फिर हमको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, मगर इस वक्त तो कुछ नहीं करना चाहिए। भारत को भी नज़र बनाए रखनी चाहिए बस हालात पर। नज़र बनानी चाहिए, क्योंकि अगर उनके लोगों ने कहा मान लीजिए कुछ उनके लोग चले गए कश्मीर के अंदर, तो फिर हमें तो करना पड़ेगा दूसरा बालाकोट समय पर, अगर परिस्थिति ऐसी होती है। अभी तक तो वेट एंड वॉच। बहुत शुक्रिया सर न्यूज़ इंडिया को वक्त देने के लिए। तो ये पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह जी थे जो न्यूज़ इंडिया के साथ खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन उपेंद्र के साथ रवि सर्राफ, न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ विनोद शर्मा भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार, लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले प्रोफेसर मिर्जा असगर बेग साहब से भी एक सवाल लेना चाहता हूं। बेग साहब, अभी आप शकीला जलील कह रही हैं कि कोई कठपुतली नहीं है और कोई ऊपर से कंट्रोल नहीं कर रहा है पाकिस्तान में, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, चूंकि फ्री फॉरेन पॉलिसी का जिक्र इमरान खान बार बार करते रहे, लेकिन खबर ये आई थी कि जब इमरान खान युद्ध शुरू हुआ यूक्रेन के साथ तो पहुंच गए रशिया, और वो रशिया गए, ये बात बाजवा साहब को पसंद नहीं आई। ये कहा गया, और कल बाजवा साहब ने कहा कि ये युद्ध रुकना चाहिए, ये युद्ध तबाही लेकर के आया है, रूस को ये युद्ध रोकना चाहिए। तो ये सारे कनेक्शन को आप कैसे देखते हैं? रूल नहीं है, ये तो दुनिया में कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में हर इंपॉर्टेंट इश्यू पर हमेशा आर्मी का व्यू पॉइंट रहा है और इवेंचुअली वही व्यू पॉइंट डोमिनेट करता है। तो एक तो आर्मी की हुकूमत डायरेक्टली होती है, लेकिन इस वक्त एक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम पाकिस्तान का, इसको कहते हैं पैट्रोनेज डेमोक्रेसी है, जिसमें ऊपर से आर्मी का पैट्रोनेज है, उसकी प्रेजेंस है, और उसी ने इमरान को सेलेक्ट भी किया था। इमरान इतनी आसानी से प्राइम मिनिस्टर तो बन नहीं जाते, क्लियर कट मेजोरिटी तो उनके पास थी नहीं, तो आर्मी के सपोर्ट से ही बने। और आर्मी की, लेकिन जाहिर सी बात है इस वक्त जो प्रेजेंटली शो ऑफ स्ट्रेंथ हो रहा है, तो देखने में लग रहा है कि आर्मी कहीं भी मौजूद नहीं है। और मेरी समझ से ये कहना कि इमरान हार जाएंगे और वो बस इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, तो ये मेरे ख्याल से जरा प्रीमेच्योर है, क्योंकि ये बड़े बड़े एक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। एक तरफ सरकार है इमरान की, एक तरफ आर्मी है, अपोजिशन अपनी कोशिश कर रही है। तो जब तक वो चीज एग्जीक्यूट ना हो जाए और वोटिंग होकर ये डिसाइड ना हो जाए कि इमरान हार गए और अपोजिशन जीत गई, तब तक उसको नहीं माना जाए। हम जरा थोड़ा जल्दीबाजी में कह रहे हैं कि साहब बस ये तो मैटर ऑफ टाइम है और हो ही जाएगा। मेरी समझ से और भी कुछ डेवलपमेंट, जैसे अभी आप बता रहे हैं, कुछ लोग अरेस्ट हो गए, कुछ वायलेंस हो सकता है, कुछ और चीजें भी हो सकती हैं जो अनफॉर्चुनेट होंगी, लेकिन पावर से कोई आदमी इतनी आसानी से हटना नहीं चाहता। ये दुनिया भर में हमने देखा है, तो सिर्फ पाकिस्तान की कहानी नहीं है, पूरी दुनिया में हर जगह ऐसा होता है कि जब कोई लीडर पावर से हटता है तो वो पूरी कोशिश करता है कि पावर से ना हटे, तो वो चीजें होने की पॉसिबिलिटीज है। जी बेग साहब, शकीला जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आलिया जी भी जुड़ी हुई हैं। शकीला जी, पॉलिटिक्स के लिए कहा जाता है कि वो गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज है, और पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि उसके अमेरिका के साथ रिश्ते हमेशा बहुत करीबी रहे हैं, वो उनकी मदद से, उनके कहना चाहिए कि ब्लेसिंग से चलता रहा है। लेकिन इमरान साहब पहुँचे रशिया, और ये मुलाकात जो है, जैसे मेरे सहयोगी कुंदन कह रहे थे कि पसंद नहीं आई बाजवा साहब को, तो ये अमेरिका और रशिया के बीच में जो दोस्ती का बैलेंस बनाने की कोशिश थी, उससे तो नुकसान नहीं हुआ इमरान साहब को। वो किधर जाना चाह रहे थे? वो हमारे यहाँ पर एक खेल होता है, पाकिस्तान में भी होता है, जिस पर रस्सी पर चलता है कलाकार, और कभी कभी गिर जाता है, वो तय नहीं कर पाता कि किधर जाना है। तो
असल में मुल्कों के साथ जो है वो तल्लुकात हमेशा जो है वो बैलेंस रखने पड़ते हैं और रखने भी चाहिए। और इमरान खान साहब ने जो आजाद खारजा पॉलिसी की बात की है वो बड़ी पॉजिटिव मेरे ख्याल में है कि किसी भी मुल्क को जो है ना वो अपने मफादात को मद्देनजर रख, अपने मुल्की मफादात को मद्देनजर रखते हुए जो है ना मुल्कों के साथ तल्लुकात बनाने चाहिए। और रूस के साथ भी जो है ना वो तल्लुकात बनाने की शायद यही एक वजह थी और वो कोई इतना गलत इक़दाम भी नहीं, मैं नहीं समझती। आप खुद देखें कि इंडिया को भी अमेरिका ने जब ये कहा कि जो है वो आपने वहां से पेट्रोल और जो लेनी है चीजें उसके ऊपर आपका जो मौका आया है, इंडिया का मौका भी तो बड़ा क्लियर था इसके ऊपर कि ये फैसले हमने करने हैं। तो इसी तरह कहना को इमरान खान साहब की तरफ से जो आजाद खारजा पॉलिसी की बात हो रही थी वो बिल्कुल मेरे ख्याल में जो है ना वो इंतहाई दुरुस्त थी और उन्होंने उसको बैलेंस रखने की कोशिश की। अब वो पसंद आया नहीं पसंद आया ये तो जी। आलिया जी, अभी बेग साहब कह रहे थे कि बहुत सारे एक्टर्स इसमें और हैं जो इस पूरे साथ तल्लुकात हो। जी, पाकिस्तान को हमेशा पाकिस्तान ही को तरजीह देनी चाहिए, पाकिस्तान की जो है ना मुल्की मफादात को जो है ना वो तरजीह देनी। जी आलिया जी, अभी बेग साहब कह रहे थे, फरमा रहे थे कि इसमें बहुत सारे एक्टर्स और हैं। मुझे एक और घटना याद आ रही है, जब कारगिल हो रहा था, पाकिस्तान ने जो छुरा घोंपा था हिंदुस्तान की पीठ पर और फिर उस कारगिल से वो क्राइसिस में आ गए थे, खुद ही क्राइसिस में आ गए थे। तो नवाज शरीफ साहब बहुत परेशान थे, परवेज मुशर्रफ साहब भी परेशान थे। तो परवेज मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ साहब को सलाह दी कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करें। और अमेरिकी राष्ट्रपति, उस दिन अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस था, आज़ादी का दिन था, और वो तब भी अमेरिका पहुंच गए थे वाशिंगटन। और उन्होंने कहा था कि वो भारत में दखल दें और भारत के प्रधानमंत्री वजीर आजम जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके साथ बातचीत करके इस मसले को हल कराएं। आपको लगता है कि इमरान खान साहब को भी अब मॉस्को की बजाय वॉशिंगटन की फ्लाइट लेनी चाहिए? देखिए, जो आपने सवाल सवाल है कारगिल सबसे पहले और रेवोल्यूशन की नवाज शरीफ की तरफ से हमें सुनने को मिला था और पढ़ने को मिला था, शायद पहले सलाई नहीं की जी, मशवरा नहीं किया। ये तो अनफॉर्चुनेट तरह के हुए हैं। लेकिन आप बात कर रहे हैं कि इमरान खान को मॉस्को की तरफ देखना चाहिए, फ्लाइट पकड़ के जाना चाहिए, अमेरिका की तरफ जाना चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि अगर उन्होंने कोई फ्लाइट पकड़ी आने वाले दिनों में तो शायद वो भी नवाज शरीफ की तरह लंदन की फ्लाइट ही पकड़ेंगे, क्योंकि उनके तमाम खानदान जो है वो वहीं पर मौजूद है। तो अभी तक जो हमारी जो हिस्ट्री रही है उसमें तो हम यही देखते रहे कि जब यहाँ से फारिग होके जाते हैं तो बाहर या अमेरिका या लंदन ही जाते हैं। लेकिन देखिए, इमरान खान कुछ थोड़ा सा जो उनका जो कैरेक्टर हम देख रहे हैं वो कुछ अलग नजर आता है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि नहीं मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा। कहते तो सभी यही है, लेकिन उनकी जो पॉलिटिक्स है वो कुछ डिफरेंट है माजी के पॉलिटिशियंस की निस्बत। तो अब हम देखेंगे कि अगर उनके पास केसेस चलते हैं, अगर वो ये आज हार जाते हैं, उनको डिफीट हो जाती है और उसके बाद उनके खिलाफ केसेस निकलते हैं और उनको गिरफ्तार किया जाता है या उनको भी जेलों का सामना करना पड़ता है या नैब का सामना करना पड़ता है, जो कि वो तमाम टैक्टिक्स जो कि इमरान खान अपने मुखालफिन के लिए, अपनी ऑपोजिशन के लिए यूज करते रहे हैं। नैब का इस्तेमाल भी हुआ है और उन तमाम इदारों का इस्तेमाल हुआ है, अदालतों का भी, कि जिसमें केसेस खोल के उनकी गिरफ्तारियां हुई, उनको नाअहल किया गया। तो अगर इमरान खान, एक और बड़ी खबर बता देते हैं दर्शकों, फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे। थोड़ी देर में इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं इमरान खान। पीटीवी की टीम को इमरान ने बुलाया अपने घर पर, पाकिस्तान की जनता को फिर संबोधित कर सकते हैं इमरान खान और इसी संबोधन के दौरान वो अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा जी जुड़ गए। विनोद शर्मा वो नाम है पत्रकारिता में जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों को तो जानते ही हैं, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि वो पाकिस्तान की सियासत को पाकिस्तान में रह रहे पत्रकारों से ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। खुद इस्लामाबाद में भी काफ़ी समय रहे हैं। विनोद जी, आप मुझे ज्ञान दीजिए कि क्या हो रहा है, इमरान साहब क्या कर रहे हैं और आलिया जी कह रहे हैं कि वो लंदन की फ्लाइट पकड़ेंगे, अमेरिका जाना चाहिए, क्या हो क्या रहा है? देखिए, अब आगे माजी में, अब आगे वाले आने वाले वक्त में क्या होता है, ये तो उसके लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए होगी। लेकिन आज के दिन ये लगता है कि उनकी नेशनल असेंबली में तो इमरान खान मैच हार गए हैं जी। और उन्होंने जो स्पीचेस दी थी, एड्रेस टू द नेशन और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की हैं, उससे ये लगता है कि वो दूसरे टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं।
जो कि इलेक्शन का टेस्ट। जी ये जो मिली-जुली सरकार वहां बनने वाली है, जिसमें शाहबाज शरीफ इनके वजीर आजम होंगे, जी वो जो सरकार है वो एक खिचड़ी सरकार है। पीपीपी और नवाज शरीफ पहले भी इकट्ठे, नवाज लीग पहले भी इकट्ठे हुए थे जी, लेकिन कितने दिन चला वो इत्तेहाद? बिल्कुल नहीं चला, वो टूट गया। और आज के दिन एमक्यूएम इनके साथ है, आज के दिन नवाज लीग इनके साथ है, मौलाना फजलुर रहमान इनके साथ है, और काफ लीग के भी कुछ लोग इन्होंने तोड़े हैं, 2 लोग तोड़े हैं मैंने सुना अभी नेशनल असेंबली में जी। तो ये एक खिचड़ी सरकार होगी और ये सरकार को एक ही इसका एजेंडा होना चाहिए कि इलेक्शन करवाए। अब इलेक्शन के जरिए ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी संतुलन पाकिस्तान में आ सकता है। इमरान खान हार सकता है आज के दिन नेशनल असेंबली में, जो कि लग रहा है कि हारेगा जी, लेकिन आवाम की अदालत में वो हारा है या नहीं हारा है वो तो अगले इलेक्शन के बाद पता चलेगा। और जहां तक मेरी इत्तला है, मेरी जानकारी है, और मैं बता दूं कि मैं बहुत बड़ा एडमायरर नहीं हूं इमरान खान का, उसके क्रिकेट का मैं एडमायरर हूं, लेकिन उसकी सियासत जो मैं समझता हूं वो थोड़ी सी अपरिपक्व रही है, खासकर फॉरेन पॉलिसी के मामले में, कि उसने अपने आप को भारत के साथ हाइफोनेट कर वो पोजीशन ली जो हमने ली हुई है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में। लेकिन वहां की जो फौज है वो इस बात पे तकसीम है कि इनको अमेरिका के साथ जाना चाहिए इस पूरे जंग में, सर या मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। दरअसल नेशनल असेंबली की कार्रवाई ऐसा लग रहा है शुरू हो गई, वहां पर क्या कहा जा रहा है ये जरा सुन लेते हैं, फिर लौटता हूं सर आपके पास। हमारे सफीर को बताया जाता है कि इमरान खान के खिलाफ एक अदम एतमाद पेश की जा रही है। जनाब स्पीकर, 7 मार्च को यह बताया जाता है अदम एतमाद उस वक्त तक पाकिस्तान में नहीं आती, 8 मार्च को आती है। इस वक्त तक पाकिस्तान में भी किसी को नहीं पता अदम एतमाद आ रही है। जनाब स्पीकर, हमें बताया जाता है, हमारे स्पीकर साहब को बताया जाता है कि पाकिस्तान से आपके हमारे ताल्लुकात का दारोमदार इस अदम एतमाद की कामयाबी पर है। और अगर यह अदम एतमाद कामयाब होती है तो यू विल बी फॉरगिवन, लेकिन अगर अदम एतमाद कामयाब नहीं होती तो आपका अगला रास्ता बहुत सख्त होगा। ये एक इफेक्टिव ऑपरेशन है जनाब स्पीकर रजीम चेंज का बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट, और बदकिस्मती से जनाब स्पीकर इसके साथ ही जनाब स्पीकर इसके साथ ही हमारे कुछ इत्तेहादियों का और हमारे अपने 22 लोगों का ज़मीर जाग जाता है माशाअल्लाह, और मामलात यहां तक आ पहुंचते हैं। यह फैसला अदम एतमाद का नहीं है, आर्टिकल 5 का है। स्पीकर साहब, क्या ये 22 करोड़ लोगों की ये रियासत इतनी नहीफो नजार है कि बाहर की ताकतें यहां पर बैठकर हुकूमतें बदल दें? मेरी आपसे दरखास्त है, पहले हमें बताया जाए कि क्या बैरून मुल्क की मदद से रजीम चेंज की जा सकती है पाकिस्तान में? क्या इनके आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी है या नहीं है? क्या पाकिस्तान की अवाम कठपुतलियां हैं? क्या हम पाकिस्तानियों की कोई हैसियत नहीं है? क्या हम गुलाम हैं? या लीडर ऑफ अपोजिशन के बकौल हम बेगर्स हैं, फकीर हैं? जनाब स्पीकर, अगर हम गैरतमंद कौम हैं तो ये तमाशा नहीं चल सकता। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हम पे जो गुजरी वो गुजरी, मगर है शब हिजरा मेरे इश्क तेरी आश्क आकबत सवार चले। रूलिंग इसके ऊपर आनी चाहिए स्पीकर साहब कि आर्टिकल 5 के ये मुतजादिम है क्या नहीं है। पहले आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी तय करें, फिर आगे बढ़े। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तारीख 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तारीख आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए।
वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त हैं, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। हज़रत कैसर, स्पीकर कौमी असम्बली। तो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, जो हम सुन पाए समझ पाए, 25 मार्च तक के लिए नेशनल असेंबली को स्थगित कर दिया गया है। अप्रैल 25 अप्रैल 25 अप्रैल के लिए ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 25 अप्रैल तक के लिए नेशनल असेंबली को स्थगित किया गया है। फिलहाल ये जानकारी अभी अभी हम आपको दे रहे हैं। जी विनोद शर्मा साहब, जो अभी हम बात कर रहे थे कि पॉलिटिक्स जो है वो गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज है। अभी जो हमने सुना नेशनल असेंबली में, संसद में, पाकिस्तान की संसद में, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या मायने माना जाए इसका और क्या आगे होगा पाकिस्तान में? तो उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल का हवाला देते हुए ये पूछा वहाँ के लॉ मिनिस्टर ने कि भाई ये क्या जो बाहर की ताकतें हैं उनके इशारे पे क्या हमारे यहाँ निजाम बदला जा सकता है जी। और उसको मानते हुए स्पीकर ने ये इस मुलतवी कर दिया और उन्होंने कहा कि हाउस एडजर्न कर दिया और हम 25 तारीख को मिलेंगे जी। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि इमरान खान की पार्टी की तरफ से उनकी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी है जी कि जो लोग हमारे खिलाफ वोट डालना चाहते हैं, हमारे में से ही हमारे जो लोग हैं जो हमारे खिलाफ वोट डालना चाहते हैं, क्या उनके खिलाफ हम लोग ये फैसला नहीं ले सकते कि उनका वोट खारिज किया जाए, क्योंकि वो हमारी पार्टी से जीते हैं और हमारे खिलाफ वोट डालना चाहते हैं। तो ये मामला थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है और मुझे ये लगता है कि इसमें अब ये हो सकता है कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉकजैम या पार्लियामेंट्री लॉकजैम जिसे बोलते हैं, ये रुकावट बनी रही वहां पर, तो फौज को वहां पर इंटरवीन हो सकता है करना पड़े। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब नवाज शरीफ अपना मुकदमा जीते थे सुप्रीम कोर्ट में, जब गुलाम इशाक खान ने उनको डिसमिस कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट में 90 के दशक में उन्होंने लंबा मुकदमा चला और उसके बाद उनको दोबारा बहाल किया गया उनकी चीफ प्राइम मिनिस्टरशिप को, तो उसके बाद भी उनकी रस्साकशी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ चलती रही जो कि गुलाम इशाक खान थे। और उस वक्त अब्दुल वहीद काकड़ ने इंटरव्यू करके, जो कि तत्कालीन आर्मी चीफ थे, वहां पर इलेक्शन करवाए थे। और मुझे ये लगता है कि इस पूरी रुकावट का तोड़, विनोद जी एक छोटी सी बात जानना चाहता हूँ, विनोद जी एक छोटी सी बात जानना चाहता हूं कि ये अपोजिशन की जो बॉल थी उसको लॉ मिनिस्टर ने नो बॉल कहते हुए रिव्यू के लिए डाला और थर्ड एम्पायर ने उनकी बात मान ली है, तो अब क्या होगा इस मैच का? क्रिकेट नहीं है जी, नथिंग दैट इज हैपनिंग देयर इज क्रिकेट। यस, क्योंकि क्रिकेट इज अ जेंटलमैन गेम। यस, और वहां पर जो भी हो रहा है वो जेंटलमैनली तरीके से नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि ये बात सच है जी कि इमरान खान की बहुत सी पॉलिसी, इमरान खान बड़ा एकतरफे फैसले लेते हैं। इमरान खान पठान पहले है और प्रधानमंत्री बाद में। बिल्कुल। तो जो वो बात सर मुझे रोकना पड़ रहा है, ब्रेक के लिए हमें रुकना है। दरअसल कहा जाता है कि सियासत और जंग में सब जायज है। जंग की तस्वीरें यूक्रेन से आ रही है, वहां पर भी ऐसी सी तस्वीरें जायज सामने आ रही है जो कहा जा रहा है जंग में सब जायज है। और सियासत में ऐसा लग रहा था, थोड़ी देर पहले तक ऐसा लग रहा था इमरान खान आउट होने वाले हैं, लेकिन फिलहाल वो आउट होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। 25 तारीख यानी 25 अप्रैल तक तो नेशनल असेंबली की कार्रवाई स्थगित हो गई है। एक तरीके से जो अविश्वास प्रस्ताव था, क्या वो खारिज हो गया है? और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, स्पीकर ने सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी है। सदन में अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया है। तो थोड़ी देर पहले तक यह कहा जा रहा था कि इमरान खान बस कुछ देर के मेहमान हैं, लेकिन इमरान खान ने
तुरुप का इक्का निकाल दिया है, जिसका जिक्र पीटीआई के नेता बार बार कर रहे थे। डिस्कशन में वो बार बार कह रहे थे कि हमारे पास तुरुप का इक्का है, और बार बार इस बात को जोर देकर के हर इंटरव्यू में, हर संबोधन में इमरान खान कह रहे थे कि बाहरी ताकतें, अमेरिकी ताकतों ने उनकी सरकार गिराने की साजिश की है। तो संविधान के एक आर्टिकल के तहत ही इस अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया है नेशनल असेंबली के स्पीकर ने। इस वक्त जो ऐवान के अंदर का माहौल है, जो हुकूमत के अरकान हैं वो शदीद नाराबाजी कर रहे हैं, वो गद्दार हैं, चोर हैं के नारे लगा रहे हैं। वो इस वक्त स्पीकर डाइस के सामने खड़े हैं, लेकिन अपोजिशन के अरकान बिल्कुल अपनी नशिस्तों पर तहम्मुल के साथ बैठे हुए हैं। कुछ अरकान वापस भी चले गए हैं। अपोजिशन की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया जा, लेकिन हुकूमत के अरकान पुरजोश हैं और वो नारेबाजी मुसलसल कर रहे हैं। आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हक में नारे लगा रहे हैं, और वो ये बात बार बार कह रहे हैं कि जो गद्दार है वो पाकिस्तान का भी गद्दार है, और गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए, क्योंकि वो बैरूनी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। जी अच्छा, राना शहजाद, इससे पहले हमने देखा कि स्पीकर असेंबली के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश की गई थी अपोजिशन के जान। तो कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फवाद चौधरी जो कि कानून मंत्री हैं, उन्होंने इस अविश्वास प्रस्ताव के जब पेश किया गया, जिस पर चर्चा होनी, जिस पर वोटिंग आज होनी थी, उसके खिलाफ वो खड़े हुए। उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतों ने इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए कहा है विपक्ष को, जो कि संविधान के किसी आर्टिकल 5 शायद जिक्र किया गया, आर्टिकल 5 का जिक्र किया उन्होंने, और उसके खिलाफ है यह अविश्वास प्रस्ताव। इसलिए नेशनल असेंबली के स्पीकर ने इस अविश्वास प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया है। शकीला जलील जी, ये जो बार बार हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, पीटीआई के नेता कह रहे थे हमारे पास तुरुप का इक्का है, और बार बार इमरान खान साहब भी कहते रहे विदेशी ताकतें, विदेशी ताकतें, विदेशी ताकतें लगातार हमारे मुल्क को डिस्टर्ब करने की और मेरी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। उसी विदेशी ताकत के जरिए उन्होंने अपनी सरकार बचा ली। आर्टिकल 5 के तहत अभी जो ये रूलिंग दी गई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ ये रूलिंग नहीं दी जा सकती। इखलाकी जवाब जो है ना वो इमरान खान साहब खो चुके हैं। अब अगर उन्होंने बेशक जो है ना वो स्पीकर असेंबली के जरिए जो है वो इजलास जो है मुलतवी करवा दिया है, या जो है वो अदम एतमाद की तहरीक को रोक दिया गया है, वोटिंग नहीं कराई गई, लेकिन अगर इसको इखलाकी तौर पर देखा जाए तो जब आप असेंबली में अपने मेंबरान का एतमाद खो चुके होते हैं तो आपका इक़्तिदार के साथ जुड़े रहना किसी सूरत वो मुनासिब नहीं है। उन्हें खुद जो है ना ये इसको इजाजत देनी चाहिए थी। होना ये चाहिए था कि प्रॉपर वोटिंग होती और तहरीके अदम एतमाद के ऊपर अगर उनके खिलाफ वोटिंग जाती तो वो इक़्तिदार छोड़ देते, लेकिन जो है ना वो जो ये तरीकाकार अपनाया गया है मेरे ख्याल से ये दुरुस्त नहीं है। जी विनोद शर्मा साहब, जैसे बात हुई आर्टिकल 5 की और उसके बाद डिसअलाउ कर दिया उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन को स्पीकर साहब ने। आप मुझे समझाया करते थे, पहले कहते थे कि जंग में सब कुछ जायज़ है, फिर आपने कहा मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है, और अब जो इस्लामाबाद की नेशनल असेंबली में हुआ उससे मुझे लग रहा कि पॉलिटिक्स में सब कुछ जायज़ है। क्या है ये मसला? ये सब कुछ जायज़, पॉलिटिक्स में कोई मॉरलिटी थोड़ी होती है। हाँ, तो पावर का गेम है और ये आप पावर का गेम देख रहे हैं। ये जो डिप्टी स्पीकर थे, यहाँ तक मेरी राय है, ये डिप्टी स्पीकर ने कहा है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, अल्ट्रा वायलेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी आईनी ईमानदारी पे शक जताया गया है जी इस नो ट्रस्ट वोट के। और मुझे लगता है कि बॉल अब वहां की सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, या वहां की सुपर कोर्ट जो रावलपिंडी में बैठती है उसमें चली गई है, और मुझे लगता है कि वहीं पर जाके अब वो बहस होगी कि क्या ये कॉन्फिडेंस वोट सही था कि ये गलत था। और इसके साथ साथ इमरान खान को वक्त मिल गया है कि जिन लोगों को वो ये जता रहे थे, एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग राष्ट्रवादी पिच उन्होंने रेज किया। और देखिए, मुझे नहीं पता कि कहां तक वो सफल होंगे, कहां तक वो नहीं होंगे, लेकिन जो राष्ट्रवादी पिच उन्होंने रेज किया उसका अमेरिका रोकूंगा मैं आपको। दरअसल इमरान खान फिर कुछ कह रहे, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। मैं अपनी सारी कौम को मुबारक देना चाहता हूं कि नेशनल असेंबली के हमारे स्पीकर ने मुस्तरद किया, रिजेक्ट किया एक वो
मूव रिजीम चेंज की जो कोशिश की गई थी पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम में, एक बाहर से प्लान किया हुआ नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसके पीछे एक फॉरेन एजेंडा था, और जो आज स्पीकर ने उसको जो रिजेक्ट किया है और ये नो कॉन्फिडेंस को जो रिजेक्ट किया, मैं सारी कौम को आज मुबारक देता हूं। मुझे कल से इतने लोग पैगाम दे रहे थे कि जी परेशान थे कि ये क्या हो रहा है, सारी कौम के सामने ये एक गद्दारी हो रही थी, गद्दार बैठे हुए थे और साजिश हो रही थी। और मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं, घबराना नहीं, अल्लाह इस कौम के ऊपर देख रहा है। 27 रमज़ान को ये पाकिस्तान वजूद में आया था, ये इस तरह की साजिश इंशाल्लाह ये कौम कामयाब नहीं होने देगी। तो जो स्पीकर ने आज जो अपनी अथॉरिटी, अपनी जो पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर यूज़ करके जो फैसला किया है, अब इसके बाद मैंने अभी से प्रेसिडेंट साहब को कहता हूं कि कोई अभी भी कोई स्वाब कमा लें, कि कोई पनाह गाह पे लगा दे, कोई यतीम खाना खोल दें, कोई गरीबों के लिए मैं पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें। और मैं अपनी कौम को आज कहता कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें और आपने फैसला करना है, किसी बाहर की कुव्वत, किसी करप्ट लोगों ने फैसला नहीं करना कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। आपने फैसला करना है इस मुल्क का। और इंशाअल्लाह हम प्रेसिडेंट साहब को जब एडवाइस चला जाएगा, असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगी और फिर आगे जो भी प्रोसीजर है अगले इलेक्शन का, केयर टेकर गवर्नमेंट का, वो अब शुरू हो जाएगा। मैं अपनी कौम को मुबारक देता हूं और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इतनी बड़ी साजिश जो मुल्क से की जा रही थी, एक इलेक्टेड 22 करोड़ की कौम जिसकी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है, इस साजिश से वो आज फेल हो गई है। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वजीर अभी आप सुन रहे थे पाकिस्तान के वजीर आजम प्रधानमंत्री इमरान खान साहब को। इमरान साहब ने पूरी तरह से एक बड़ा भूचाल खड़ा कर दिया है पाकिस्तान की राजनीति में। जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार सहयोगी विनोद शर्मा जी भी जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा, नेशनलिज्म का यूज किया। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर उन्होंने कही है कि वो प्रेसिडेंट को कहेंगे कि नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दे। सुनिए। 22 करोड़ की कौम जिसकी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है, इस साजिश से वो आज फेल हो गई है। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वजीर आजम इमरान खान कौम से खिताब कर इमरान खान साहब इस बात का जिक्र कर रहे थे अपने एक तरह से एड्रेस टू नेशन में, राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने राष्ट्रवाद का जिक्र किया, रिलीजन का जिक्र किया, बाहरी ताकतों का जिक्र किया और फिर राजनीतिक चाल का एक नया तुर्क का जो कहना चाहिए इक्का रखा और उन्होंने राष्ट्रपति को, संसद को भंग करने की बात की है। और उन्होंने कहा है कि नेशनल असेंबली को भंग किया जाए और इलेक्शन की तैयारी की जाए। जैसे विनोद शर्मा जी भी जिक्र कर रहे थे कि वो इलेक्शन के लिए जाना चाहेंगे, तो इलेक्शन की तैयारी हो पाकिस्तान में। उन्होंने किसी दूसरी पार्टी को मौका नहीं मिले, इसलिए संसद को, नेशनल असेंबली को भंग करने की मांग की है, अपील की है राष्ट्रपति से कि राष्ट्रपति के पास उनके नुमाइंदे जाएंगे, सरकार जाएगी और वो सदन को, नेशनल असेंबली को भंग करने की मांग करेगी, यानी पाकिस्तान नए चुनाव और नई सरकार की तैयारी करे। विनोद जी, ये आपकी और इमरान खान साहब की पहले बात हो गई थी? नहीं, देखिए ये पॉलिटिक्स कॉमन सेंस की बात है। इट्स अ लाइफ, जिस तरह हम जिंदगी में सरोकार रखते हैं एक दूसरे के साथ, जो हमारे इम्पल्सेस होते हैं आम लाइफ में जी। देखिए अब विपक्ष क्या करेगा? क्या विपक्ष इस बात का विरोध करेगा कि हमको जनता में नहीं जाना है जी, हम जनता की अदालत में नहीं जाना चाहते जी? आप देखिए ना इस बात को। और एक बात समझ लीजिए कि वहां का जो, वहां के अवाम में जो यंग लोग है ना, द यंग वोटर ऑफ पाकिस्तान, वो इमरान खान के साथ है आज भी जी। सही तरीके से सही साथ है या गलत साथ है वो अलग बात है जी, लेकिन वो साथ है। और ये बात भी सच है कि जो फॉरेन पॉलिसी पे प्रश्न चिन्ह उठाए गए हैं इमरान खान की, उसमें भी कुछ दम है। देखिए कि चीन और पाकिस्तान में एक बैलेंस बना के
रखना पड़ेगा, पाकिस्तान को रखना चाहिए, जैसे कि हम भी रख के चल रहे हैं जी। हम रशिया और अमेरिका में बैलेंस रख के चल रहे हैं जी। लेकिन हम देखिए हम एक बड़ी पावर है, हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है और जिसकी नजर सारे दुनिया को रहती है कि इस इकोनॉमी से हम फायदा उठा सकते हैं जी। तो आज के दिन ये साबित हो गया कि इमरान खान की जो कोशिश थी पाकिस्तान को हाइफनेट करने की इंडिया के साथ, वो उनके अपने मुल्क में ही नहीं चली और उनके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आया जी। लेकिन उन्होंने अपने स्पीकर के जरिए, जो उनकी पार्टी का स्पीकर है, उसके जरिए उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करवा दिया जी। और कहा कि अब मैं रेफरेंस भेज रहा हूं अपने राष्ट्रपति को कि इलेक्शन नए करवा लो जी। अब नया इलेक्शन जब होगा उसमें गेम ओपन है जी। और मैं समझता हूं ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये 5-6 जमातें जो इकट्ठी हैं क्या ये मिलके इलेक्शन लड़ेगी जी। ये बड़ा सवाल है जी। विनोद जी आपके पास आता हूं। हाँ जी, हमारे साथ अजय कॉल भी जुड़ गए, लेकिन अजय जी आपसे पहले मैं शकीला जी के पास जाना चाहता हूं क्योंकि वो इस्लामाबाद में है। शकीला जी, जो वजीर आजम का फैसला है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं और अब पाकिस्तान की सियासत कहाँ जाएगी? जैसे विनोद जी कह रहे हैं कि क्या जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो मिलकर एक अलायंस के साथ इमरान खान का मुकाबला करेंगी? अभी ये सारी सूरत हाल अभी तो वक्त बताएगा कि क्या होता है। अभी हो सकता है कि ऑपोजिशन सुप्रीम कोर्ट का रुख कर ले, जो है वो अभी जिस तरह का फैसला आया कि जो है असम्बलियां तोड़ देनी चाहिए, अदम एतमाद की तहरीक पे जो है ना वो वोटिंग नहीं होने देगी, तो ऑपोजिशन अभी सोच रही होगी कि जो इमरान खान ने अभी एक ये पता खेला है हम इसको किस तरीके से टैकल करें। हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लें। अगर इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो जैसा नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब जो है वो नई जनरेशन में बहुत जो है ना वो पॉपुलर लीडर के तौर पे सामने आए हैं और जो उसका तब्दीली का नारा था उसको पाकिस्तान में बहुत पसेराई हासिल हुई और यकीनन उसका उनको एडवांटेज भी होगा क्योंकि अब तक जो है वो प्रॉपर तरीके से वो आवाम के साथ जो है ना वो जुड़े रहे हैं। उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ रैलियां, मुख्तलिफ जलसे जुलूस जो है ना ये रखा है, तो अवाम जो है ना उनकी तरफ राग़िब नजर आई है। ये अपनी जगह बात दुरुस्त है कि अवाम को डिलीवर करने में इमरान खान उस तरह कामयाब नहीं हो सके जिनसे जो है वो तबकों की जा रही थी। महंगाई के हवाले से अगर देखा जाए तो अवाम में मायूसी नजर आई, इमरान खान की पॉलिसी तो जो है ना उस तरह पذيराई हासिल नहीं हुई। महंगाई बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ गई है, डॉलर की कीमत जो है ना वो बहुत ज्यादा शकीला जी में की कदर में कमी शकीला आई। जी जो सवाल अब विनोद सर भी पूछ रहे हैं और विजय सर भी पूछ रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि भाई चुनाव अगर हुआ नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई जैसा कि इमरान खान साहब कह रहे हैं और जो गुजारिश करेंगे राष्ट्रपति से, अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई तो पूरा जो विपक्ष इंटैक्ट आज दिखाई दे रहा था, क्या वो चुनाव में भी एक साथ इमरान खान के खिलाफ जाएगा? तमाम जो पार्टी का अपना अपना नजरिया है। अब भी शायद इमरान खान को हटाने के लिए तो ये सारे इकट्ठे हो गए थे, लेकिन जब ये इलेक्शन में जाएंगे तो ये अपनी अपनी पार्टी के तौर पे जाएंगे। ये पॉसिबिलिटी नहीं लगती कि ये इत्तेहाद बना ले। हाँ, किसी एक सूबे की हद तक आप समझ सकते हैं या किसी एक हद तक, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि नजरियाती तौर पर ये तमाम पार्टी जो है ना एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। विनोद जी मुस्कुरा रहे हैं आप? विनोद जी के पास आता हूँ। अजय जी विनोद जी कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में नौजवान जो है वो इमरान खान के साथ है, शकीला जी भी इससे सहमत हैं, वो एग्री कर रही है। तो मैं समझ रहा हूँ कि हिंदुस्तान की राजनीति हो, पाकिस्तान की राजनीति हो, वहाँ पर हीरो वही है जो नौजवान जिसके साथ है। क्या आप देख रहे हैं कि इसी तरह से नौजवान इमरान खान का साथ दे सकते हैं पाकिस्तान में? जवान जिसके साथ है, मतलब फौज जिसके साथ है। विनोद जी जानते हैं पाकिस्तान को और अच्छे से जानते हैं, और ये भी जैसे अभी मास्टर स्ट्रोक इमरान खान ने किया है कि डिसॉल्व करा दिए असेंबली एंड ऑल, रिकमेंडेशन दिया है, इसमें मेन रोल रहेगा कि आर्मी क्या चाहती है, वो प्रेसिडेंट से एक्सेप्ट कराएंगे या नहीं कराएंगे, वो सब मेन क्रूशियल फैक्टर पाकिस्तान में आर्मी का रहता है। जी जी विनोद जी ये अजय जी ने एक और कंफ्यूजन पैदा कर दिया मेरे दिमाग में, जवान और नौजवान, कौन इमरान खान साहब के साथ हैं, जवान या नौजवान? देखिए, जब बातचीत हो रही थी, जब मामला फंसा हुआ था, उस वक्त आर्मी की तरफ से यह कोशिश हुई थी कि मिड टर्म इलेक्शन हो जाए जी, और जो कि आज के दिन संभव लगते हैं।
आर्मी भी बियॉन्ड अ पॉइंट इंटरवीन नहीं करना चाहेगी इस मसले में, क्योंकि ये एक राष्ट्रवाद का मामला खड़ा कर दिया उसमें जी। उसने कहा है कि अमेरिका हमारा नाक में नकेल डाल के हमें हाँक रहा है, और अमेरिका एक बड़ी ही अनपॉपुलर सुपर पावर पाकिस्तान के भीतर है। हो सकता है वहां की सिविल सोसाइटी में ना हो, लेकिन वहां के देहातों में, खासकर खैबर पख्तूनख्वा में जो बिल्कुल नजदीक सटा हुआ है अफगानिस्तान से, और बलूचिस्तान में और कई जगह पर, वो एक बड़ी ही अनपॉपुलर फोर्स है। और आज के दिन चीन, जो कि वहां पर बहुत जिसके लिए ट्रस्ट है लोगों के मन में, वो जो चीज है वो अमेरिका के खिलाफ और रशिया के पक्ष में बैन-अ-क़वामी स्तर पर खड़ा हुआ है। तो देखना यह है कि इसमें ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि इमरान खान, देखो अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ अपने जो रिलेशनशिप है वो वेंडी शर्मन के लेवल पे डाउनग्रेड किए हुए हैं। वेंडी शर्मन वहां की डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका की, जी, और उसके लेवल तक डाउनग्रेड किए हुए हैं। जो बाइडेन ने एक फोन तक नहीं किया इमरान खान को, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने फोन तक नहीं किया इमरान खान को। और जब वेंडी शर्मन आई थी तो आर्मी चीफ ने कहा इमरान खान को कि आप मुलाकात करें उससे, तो इमरान खान ने कहा मैं मुलाकात नहीं करूंगा इससे, और उसने नहीं मिला उसको जी। और उसको फिर आर्मी चीफ मिले, उन्होंने उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी की, एक मील पे भी मिले उनको, लेकिन इमरान खान नहीं मिला। अब देखिए, जनता का जो विवेक होता है ना, उसमें कई बार लॉजिक काम नहीं करता है, और उसमें डिप्लोमेसी तो बड़ी एक नुआंस चीज होती है, फॉरेन पॉलिसी एक बड़ी नुआंस चीज है जी। वो शायद जनता के स्तर पे डिसाइड होने नहीं देना चाहिए किसी भी मुल्क को, वो उसके मुफाद के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि अगर इमरान खान दोबारा जीत जाता है तो उसकी फॉरेन पॉलिसी पे मोहर लग जाएगी अवाम जी, और फिर उसमें से निकलना मुश्किल होगा जी। आलिया जी, बात हो रही है ये विदेशी ताकतों की। अभी जिस तरह से मोशन को भी डिसअलाउ किया गया विदेशी ताकत को लेकर, और विनोद शर्मा जी ने जिक्र किया कि पाकिस्तान का अमेरिका से जो संबंध है, रिश्ता है, वो इतना नीचे तक आ गया कि डिप्टी सेक्रेटरी से बात हो रही है। मुझे याद आ रहा है कि कारगिल के वक्त में नवाज शरीफ साहब अमेरिकी प्रेसिडेंट से मिलने पहुंच गए थे, और 70 साल तो अमेरिका के भरोसे चलता रहा पाकिस्तान। तो ये जो बड़ा बदलाव है ये मुश्किल पैदा कर रहा है इमरान खान साहब के लिए, या जो नए आप रिश्ते बनाना चाहते हैं उससे होगा? जी, मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान की जो सोच है मुश्किल पैदा कर रहा है इस पर, और कोई भी मुश्किल पैदा नहीं। ब्लेटेंट वायलेशन आज जो ये विदाउट असेंबली सेशन वायलेशन ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऐसा वे अडॉप्ट है तो इस कंट्री को अनार्की की तरफ लेकर जाएगा जी। ऐसा आप कर नहीं सकते, आपको इसका हक हासिल नहीं है। ये है भागने का तरीका, यानी आप भाग रहे हैं। अगर आप इसको न्यूट्रल वे में देखें तो इस वक्त होना ये चाहिए था कि इमरान खान साहब खड़े होते और कहते कि मैं मौजूद हूँ, मुझे पब्लिक की सपोर्ट हासिल है, जिसका वो दावा कर रहे हैं, जो वो क्लेम कर रहे हैं। वो अपने इस क्लेम को किस तरीके से सच साबित कर सकते थे कि वो नो कॉन्फिडेंस वोट के सामने खड़े होते। अगर वो जीत जाते तो वेल एंड गुड, सब कहते हैं बहुत अच्छी बात, आपने कहा आप जीत गए, लोग आपकी तरफ है। लेकिन अगर वो हार जाते तो वो पब्लिक में जाते, वो जाते पब्लिक में, अपनी सपोर्ट हासिल करते और कहते कि अब जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो तुम लोग मुझे दोबारा लाओ। इस वक्त जो इमरान खान ने काम किया है, वजीर आजम ने ये काम जो किया है, ये उनका नाम फाशिस्ट की लिस्ट में आ चुका है। उन्होंने वो काम कर दिया है कि पाकिस्तान के आइन को तोड़ा है, ये उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की। और मैं ये समझती हूँ कि उनकी हुकूमत के लिए और उनके अपने लिए इन द लॉन्ग रन ये एक बहुत उन्होंने गड्ढा खोद लिया। मैं नहीं समझती कि इमरान खान ने ये जो काम किया ये उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके पास क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था, और वो ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से चाहे कोई गैर कानूनी काम हो जाए, चाहे coup हो जाए, इमरजेंसी लगा दी जाए, कुछ भी हो, लेकिन उनको ये नो कॉन्फिडेंस वोट नहीं चाहिए था। वो ये चाहते थे कि वो पब्लिक को ये दिखा सकें कि देखो मेरे खिलाफ पूरी दुनिया इस वक्त साजिश कर रही है, एक ग्लोबल कंस्पिरेसी हो रही है मेरे खिलाफ, तो देख लो मेरे साथ क्या हो रहा है। तो अब अगर मुझे पकड़ा जाएगा, मेरे साथ कुछ भी होगा, मेरी हुकूमत के साथ जो भी होगा, तो तुम लोग खड़े हो जाओ मेरे साथ, क्योंकि ये गलत है। तो ये बेवकूफ बनाने का तरीका देखें, पब्लिक को, आवाम को तो आप 75 सालों से बेवकूफ बना रहे हैं।
कभी आपने इंडियन कार्ड के पीछे लगाया होता है, कभी आप रिलीजन कार्ड यूज करते हैं, कभी आप एंटी इंडिया कार्ड यूज करते हैं, कभी आप क्या क्या कुछ यूज नहीं करते। अब आप एंटी अमेरिका कार्ड भी यूज कर रहे हैं, आप एंटी यूरोपियन यूनियन कार्ड भी यूज कर रहे हैं, आप एंटी इंडिया कार्ड भी यूज कर रहे हैं, सब कुछ यूज कर रहे हैं। तो पब्लिक को तो आप बेवकूफ कुछ देर तक बना सकते हैं, लेकिन आप हर किसी को तमाम वक्त। शकीला जी, मैं ये जानना चाहता हूं, जब से खबरें आई कि पीटीआई के सांसद 22 सांसद ही टूट गए, उनकी सरकार जाने वाली है, नंबर गेम उनके खिलाफ है, नंबर गेम में वो साबित नहीं कर पाएंगे अपने आप, विपक्ष साबित कर पाएगा और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा। जैसे खबरें आने लगी तो इमरान खान देश के सामने आते हैं, इंटरव्यू एक के बाद एक देते हैं और कहते हैं कि जनता तय करे, जनता तय करे, जनता तय करे, यानी कि आवाम तय करे। अब आवाम की अदालत में ही दोबारा से इमरान खान ने ऐसी कोशिशें की कि जनता की अदालत में ही फैसला हो। बिल्कुल, उन्होंने ऐसी कोशिश की, इसी वजह से उन्होंने असेंबलियां जो है ना वो तहलील करवा दी ताकि जो है ना वो इलेक्शन में जाया जाए। लेकिन ये कि कुछ चीजें जो है ना वो अखलाकियात के साथ भी होती है, कुछ चीजें जो है वो आम मेंबरान असेंबली है, वो अपना एक हक इस्तेमाल करने यहाँ पे आए हैं, तो उन्हें जो है ना वो वोटिंग का हक मिलना चाहिए था कि वो अपनी राय का इजहार करते। अगर उन्हें लगता कि इमरान खान साहब जो है ना वो अदम एतमाद का वोट जो है वो उनके खिलाफ जाता है, तब भी तो इलेक्शन की तरफ जाया जा सकता था। लेकिन शायद वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि तो असेंबली में जो है ना उनके खिलाफ जो है वो एक जो है तहरीक मंजूर हो जाए, इसीलिए उन्होंने से पहले जो है असेंबली छोड़ने की बात करके जो है वो इलेक्शन की तरफ जाने की बात की है और वो अवाम में जाना चाह रहे हैं और अवाम से फैसला करवाना चाह रहे हैं। तो अवाम देखिए कि अब जब ये इलेक्शन होते हैं तो क्या फैसला होता है। और अभी तक की जो इतलात है उसमें ये भी है कि अपोजिशन ने जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में जाने का जो है ना वो फैसला कर दिया है कि वो इसके खिलाफ जो स्पीकर ने अपनी जो है रुलिंग की है उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जी, पाकिस्तानी संसद से आज इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया, यानी इमरान ने अपनी यॉर्कर से विपक्ष के सारे प्लान को धराशायी कर दिया। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद इमरान साहब खुद पाकिस्तानी अवाम के सामने आए और उन्होंने राष्ट्रपति को संसद को भंग करने की सिफारिश का ऐलान किया है। पाकिस्तान में सदन का सत्र शुरू होने पर कि असेंबलियां डिसॉल्व करें, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, अवाम से इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। कोई बाहर से साजिश और इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। वो लोग जो सारे अचकन सलवा के बैठे हुए हैं और वो करोड़ों रुपया इन्होंने खर्च किया लोगों को खरीदने के लिए, ये सारा पैसा इंशाल्लाह ज़ाया होगा। और जिन लोगों ने ये पैसा लिया है, मैं आप सबको कहता हूं कि कोई अभी भी कोई स्वाब कमा लें कि कोई पनाह गाह पे लगा दें, कोई यतीम खाना खोल दें, कोई गरीबों के लिए में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें। अजय जी, इमरान खान साहब बोरियों में पैसों की बात का जिक्र कर रहे थे। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण याद आ रहा है जब वो कहते थे कि भ्रष्टाचार के उस राजनीति को मैं चिमटे से भी नहीं छूंगा। 96 और 99 मुझे याद आता है कि भारत का प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा देने के लिए तैयार होता है और राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपता है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वजीर आजम इमरान खान साहब इस्तीफा देने की बजाय राष्ट्रपति के पास संसद को भंग करने की सिफारिश करते हैं। इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं? और फिर जैसे विनोद जी जिक्र कर रहे थे, राष्ट्रवाद और भ्रष्टाचार वही फॉर्मूला फिल्म को हिट करने का, वही फार्मूला है ये करप्शन के। जैसे अगर इमरान खान का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो शुरू से 2012-13 से ही उन्होंने करप्शन जैसे नवाज शरीफ फैमिली को पर्टिकुलरली अटैक कर रहे हैं। और जैसे रिसेंटली भी नवाज शरीफ पे ही वो सारा करे, बोरिया पैसा लेके वो भाग गए और ये सब चोर है, ये फौर है। बट अभी जैसे इनकी जो गवर्नेंस है उस पर बहुत सारे सवाल उठे हैं 2-3 साल से। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, इतनी इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ी है, तो ये जो तुरफ का इक्का जिसको बोलते हैं ये करप्शन का, ये शायद अब बिक नहीं रहा है शायद पाकिस्तान में। और पर्टिकुलरली अब जब आर्मी के साथ आपने पंगा लिया है तो आर्मी के साथ पंगा लेके आप बचोगे नहीं पाकिस्तान में, ये तो सबको पता है। आप देखो शायद जरदारी को देखो या नवाज शरीफ को देख लो, कितनी बार वो आए और गए। तो अब मैं तो मानता हूँ तुरफ का इक्का तो पाकिस्तान बाजवा साहब, जनरल बाजवा साहब के हाथ में है। वो किस तरफ
वो फेंकेंगे, उसी पे ये सारा होगा। बाकी ये सब नेशनलिज्म वेशनलिज्म चलता रहता है जी। सबसे बड़े नेशनलिज्म आई थिंक पाकिस्तान जितना मैं रीड करता हूँ वो आर्मी डिपिक्ट करती है जी। विनोद जी छोटा सा आर्मी जिस तरफ होता है जी, विनोद जी छोटा सा जवाब आपसे चाहता हूँ, ये तुरुप का इक्का कहाँ पर है? नहीं, अजय की बात में दम है, लेकिन अजय की बात थोड़ी पुरानी लग रही है मुझे जी। देखिए, वो हर सिचुएशन में एक ही मेजरमेंट नहीं होता है जी। मैं अपनी बात कहूंगा और फिर आलिया जी से एक छोटा सा सवाल पूछूंगा माजरत से, अगर वो जवाब दे तो। देखिए, इमरान खान अपने आप को ओरिजिनल आम आदमी पार्टी बोलता है जी और उस आप समझिए उसका जो फ्लैंक है वो वही है जो पंजाब में आम आदमी पार्टी का फ्लैंक था जी। ये सारे मेरे खिलाफ मुखालफत में जो खड़े हैं भ्रष्ट हैं, इन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया। अब आता है सवाल जो अजय ने रेज किया कि उसने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया। उसके अपने कार्यकाल में 3.5 साल के 2 साल कोविड था जी। यू हैव टू गिव दैट बेनिफिट ऑफ डाउट टू हिम। ठीक है सर, 3.5 साल राज किया ना अभी तक उसने जी कुंदन, और 2 साल उसमें कोविड था। ठीक है सर, माफी साहब रोक रहा हूँ, दरअसल ब्रेक के लिए रुकना है हमें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। विनोद जी बहुत बहुत शुक्रिया, आलिया शाह हमारे साथ पाकिस्तान जुड़ी थी उनका भी शुक्रिया, अजय कौल जी हमारे साथ जुड़े थे और शकीला जलील जी हमारे साथ जुड़ी थी उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इमरान खान की सरकार फिलहाल बच गई है, संसद को डिसॉल्व करने की उन्होंने सिफारिश कर दी है, तो पाकिस्तान की हलचल पर हमारी नजर रहेगी जी। डिसॉल्व शुरू करने से पहले पाकिस्तान में जो नेशनल असेंबली का सत्र शुरू हुआ, तो सत्र शुरू होने पर सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने क्या कहा, देखिए आप। अमूमी हालात में ये एक जमहूरी हक है और इस हक को तस्लीम किया जाना चाहिए। लेकिन जनाब स्पीकर, हमारे आइन का एक और आर्टिकल 5(1) है। आर्टिकल 5(1) रीड्स एज फॉलोज: लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। अब यहां क्या होता है, 7 मार्च को हमारे एक सफीर साहब को एक ऑफिशियल मीटिंग में तलब किया जाता है, का अटेंड करते हैं, बाकायदा नोट टेकर्स के साथ अटेंड करते हैं। ये मुलाकात ऑफिशियल, और इसमें दूसरे मुल्क के ऑफिशियल्स भी बैठते हैं। इस मीटिंग की तारीख क्या है? 7 मार्च। इस मीटिंग में हमारे सफीर को बताया जाता है कि इमरान खान के खिलाफ एक अदम एतमाद पेश की जा रही है। जनाब स्पीकर, 7 मार्च को यह बताया जाता है, अदम एतमाद उस वक्त तक पाकिस्तान में नहीं आती, 8 मार्च को आती है। इस वक्त तक पाकिस्तान में भी किसी को नहीं पता अदम एतमाद आ रही है। जनाब स्पीकर, हमें बताया जाता है, हमारे स्पीकर साहब को बताया जाता है कि पाकिस्तान से हमारे ताल्लुकात का दारोमदार इस अदम एतमाद की कामयाबी पर है। और अगर यह अदम एतमाद कामयाब होती है तो यू विल बी फॉरगिवन, लेकिन अगर अदम एतमाद कामयाब नहीं होती तो आपका अगला रास्ता बहुत सख्त होगा। ये एक इफेक्टिव ऑपरेशन है जनाब स्पीकर, रजीम चेंज का बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट, और बदकिस्मती से